वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि डीएवी का है, एसएसटी का। ओके, चैप्टर 3 का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग इसमें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो शुरुआत में जो अर्थ था वो एक बैरन प्लेनेट था। ओके, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर था। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि वहाँ पे लाइफ भी कहीं भी नहीं था, ना ही वाटर में था और ना ही लैंड पे था। लेकिन ओशियंस में सबसे पहला लाइफ अपेयर हुआ, किसके फॉर्म में? प्लांट्स के फॉर्म में ओशियन में सबसे पहला लाइफ अपेयर हुआ। और उसके बाद प्लांट्स का जो अलग अलग स्पेसीज़ है और एनिमल्स के स्पेसीज़ है वो अर्थ पे मिलने लगे। बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज़ आ गए ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के। और उसको ही बाद में दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एनिमल्स और प्लांट्स को। ओके, और जो प्लांट स्पेसीज होते हैं, प्लांट्स के स्पेसीज होते हैं, उसके एक्यूमुलेज को यानी कि असेंबलेज को, यानी कि उनका जो समूह होता है, जमावड़ा होता है, उसको ही हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पेसीज इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग स्पेसीज के जो प्लांट्स होते हैं, उनके जमावड़े को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो फॉरेस्ट में हो सकता है, फॉरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, ग्रासेस में हो सकता है, श्रब्स में हो सकता है, ये सब इसके एग्जांपल है। ओके, और हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो हम लोग का मेन चैप्टर का टॉपिक है। नेचुरल वेजिटेशन में क्या है? दो चीज़ें, जो कि है एक टेम्परेचर और दूसरी चीज़ है रेनफॉल। जो टेम्परेचर और रेनफॉल है ये प्लांट के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। अब कैसे करता है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। थिक यानी कि घना होता है और डेंस होता है। ओके, डेंस यानी घना, बहुत ज़्यादा घना होता है। और जहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज़ होता है, कम होता है, वहाँ पे साइज़ और कंसंट्रेशन किसका? पेड़ का कम होता है। ओके, साइज़ यानी कि उसका जो हाइट होता है और कंसंट्रेशन यानी कि उसका जो मात्रा होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। जैसे कि एग्जांपल में कुछ दिए हुए हैं, श्रब्स और शॉर्ट ट्रीज़। ओके, ये दोनों इसके एग्जांपल्स है कहाँ के? जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। और ये डेजर्ट एरियाज़ में भी ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं, शॉर्ट ट्रीज़ पाए जाते हैं। ओके, या फिर श्रब्स पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड पैचेस के फॉर्म में। यानी कि जो एक प्लेस होगा वहाँ पे बहुत सारे दूर दूर पे पाए जाएंगे। कौन से प्लांट्स? हम लोग के बहुत दूर दूर पे पाए जाते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि मॉसेज एंड फॉर्म्स के रूप में ये जो स्कैटर्ड पैचेज होते हैं प्लांट्स के, ये पाए जाते हैं मॉसेज एंड फॉर्म्स के रूप में। ओके, आगे देखते हैं। अब ये हम लोग का मैप है। तो मैप में यहाँ पे दिया हुआ है ये चार टाइप के, यहाँ पे देख सकते हैं चार टाइप के जो दिया हुआ है, फॉरेस्ट के टाइप्स दिए हुए हैं। तो इसको ही जो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में है उसको यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि अगर बात करें टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एरिया में दिखाया गया है। ओके, तो यही इसमें बहुत सारा एग्जांपल आ जाता है। इस मैप स्किल को देख लीजिएगा आप एक बार। अब आगे देखते हैं। तो जो अर्लियर क्लासेज है हम लोग का जो पिछला क्लास है उसमें हम लोगों ने किसी के बारे में चर्चा किया था। अर्लियर क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ चुका था वेजिटेशन रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में, पूरे वर्ल्ड में कैसा कैसा वेजिटेशन पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोगों ने अर्लियर क्लासेज में पढ़ चुका है। इस क्लासेज में हम लोग को क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किसका? फॉरेस्ट का। ओके, तो क्लासिफिकेशन से ही शुरू करते हैं अब हम लोग का चैप्टर। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है लोकेशन और दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन बोलने का दो मतलब हुआ। क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर
रेनफॉल भी आ जाता है। ओके, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर हम लोग का टेम्परेचर भी आ जाता है। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन और लोकेशन आप लोग को पता ही है। तो इन्हीं दो चीज़ों को देखकर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, हम लोग का फॉरेस्ट को। तो जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट के बारे में। जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है, ओके, जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, उसको एक और चीज़ बोला जाता है जो कि है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब हो गया कि जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है, दरअसल ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये आपका 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ जो रेनफॉल होता है वो पूरे साल होता है, वो भी भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है यहाँ पे। इनके जो पेड़ होते हैं, इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं, वो अपना लीफ जो है वो एक साथ शेड नहीं करते हैं, एक ही टाइम पे शेड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक ही टाइम पे शेड ना करने का मतलब हुआ कि जो कुछ बहुत सारे पेड़ एक ही साथ पाए जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ जो पेड़ होते हैं वो अभी जैसे कि करते हैं अपना लीफ शेड और कुछ पेड़ वहाँ पे अपना लीफ शेड नहीं करते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता है। ओके, इनका कोई स्पेसिफिक सीज़न नहीं होता है सारे पेड़ का एक साथ पत्ते गिरने का, इसीलिए जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस होता है। पत्ते को आने का, पत्ते का जाने का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं वर्ल्ड के देख लेते हैं। आइवरी कोस्ट में पाया जाता है, घाना में पाया जाता है, नाइजीरिया में, कैमरून में, और ये जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं अफ्रीका के उसमें पाए जाते हैं। और इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स की तरफ। वेस्टर्न घाट्स आप लोग जानते ही होंगे, वेस्टर्न घाट्स की तरफ पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया होता है उसी के पार्ट में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। जो 7 सिस्टर्स है इंडिया में, 7 सिस्टर्स वाले जो हम लोग के स्टेट है वही नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ओके, आगे देखते हैं। और जो इसको नीचे कर लेता हूँ अब। हाँ, तो आगे क्या है हम लोग का? आगे है कि जो यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है किसी भी फॉरेस्ट के लिए, किसी भी पेड़ के लिए, इस फॉरेस्ट के फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो हॉट क्लाइमेट होता है। यानी कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है। और उसके साथ साथ हैवी रेनफॉल होता है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट में नहीं होता, पूरे पार्ट में वहाँ पे रेनफॉल होता है जहाँ तक एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इनका जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर जो है इससे ज़्यादा ही होता है। ओके, हमेशा इससे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हार्डवुड फॉरेस्ट। ओके, तो ये जो पेड़ होते हैं वो मैंने पहले ही बताया था कि हार्ड होते हैं, इसलिए इसको हार्डवुड फॉरेस्ट बोला जाता है। इसी साथ साथ ये जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, अप टू 60 मीटर तक के लंबे हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे और आगे बताया गया कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पेसीज़ के पेड़ पाए जाते हैं एक ही एरिया के अंदर। बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसीज़ के पेड़ पाए जाते हैं। तो इनका जो बहुत ज़्यादा लंबा होने का जो कारण है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि इन लोग को टेम्परेचर नहीं, सनलाइट के लिए इन लोग को बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है एक दूसरे से,
तो जो पेड़ होते हैं, जो लंबे पेड़ होते हैं, उनको इनके पास सनलाइट बहुत जल्दी पहुंच जाता है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे पेड़ होते हैं। इसीलिए सब लोग लंबे होने की दौड़ में अपना हाइट बढ़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में अपना हाइट बढ़ाते रहते हैं। ओके, और इसी की वजह से यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा होता है पेड़ का। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लीव्स होती हैं पेड़ों की वो ब्रॉड होती है। ब्रॉड यानी कि जो फैली हुई होती है लीव्स, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर को ट्रांसपीरेशन करती है, मॉइस्चर का ट्रांसपीरेशन करती है। ट्रांसपीरेशन यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को करते हैं, यानी कि अपना जो अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसको इन्वायरमेंट में भेजते हैं, इवापोरेशन टाइप का इसको आप लोग मान सकते हैं। ओके, जो कि प्लांट्स करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पेड़ों का जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि महोगनी है, इबोनी है, रोज़वुड है, रबर है, पाल्म है, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ के जो कुछ कॉमन जो एनिमल्स हैं वो जैसे कि एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, लेमर हो गया, डियर हो गया, ये सब है। अब आगे देखते हैं हम लोग का ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को। ओके, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मॉनसूनल एरियाज़ में पाए जाते हैं वर्ल्ड के। मॉनसूनल एरियाज यानी कि इंडिया भी इसी का पार्ट है। मॉनसूनल एरियाज में इंडिया भी आता है। यहाँ पे दिया हुआ इंडिया आता है, म्यांमार, साउथ चाइना, ईस्ट ब्राज़ील, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका, ये सब आते हैं किसमें, मॉनसून एरियाज़ में। ओके, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है फॉरेस्ट के लिए वो वार्म होता है, यानी कि गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। और जो यहाँ पे सीज़न होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के सीज़न होते हैं प्लांट्स के लिए, एक होता है ड्राई सीज़न तो एक होता है वेट सीज़न, यानी कि दोनों तरह के सीज़न पाए जाते हैं यहाँ पे। तो जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उनको समर में रेनफॉल मिलता है, समर सीज़न में ये लोग को रेनफॉल मिलता है। ओके, समर सीज़न में रेनफॉल मिलता है किस मंथ में, जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर, ये सब मंथ में इन लोग को मिलता है 100 to 200 सेंटीमीटर तक। आगे देखते हैं जो वेजिटेशन होता है इन सब फॉरेस्ट का वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनका डेंसिटी कम होता है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का डेंसिटी कम होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अब आगे देखते हैं, ये सब जो होते हैं इनके भी ब्रॉड लीव्स होते हैं और ये सब भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को करते हैं। और इनका जो लीव्स होता है ब्रॉड होता है, उसके साथ साथ मीडियम साइज़ का होता है। और ये लोग जो है वो अपना लीव्स एक पर्टिकुलर सीज़न में सेट कर देते हैं, गिरा देते हैं, जो कि ड्राई सीज़न होता है, जब उन लोग को क्या करना पड़ता है, मॉइस्चर को कंजर्व करना पड़ता है। इसीलिए ये लोग अपना जो पत्ता होता है उसको नीचे गिरा देते हैं। तो जो पेड़ होते हैं उनका जो हाइट होता है, पेड़ों का जो हाइट होता है वो लगभग 30 to 40 मीटर तक का हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 30 to 40 मीटर हो जाता है। और कॉमन ट्रीज जो यहाँ के हैं वो सॉल हो गया, टीक हो गया, सैंडलवुड हो गया, बैम्बू, ये सब इसके कॉमन ट्रीज हो जाते हैं। और इकलिप्टस जो है, इकलिप्टस वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, और जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि कॉमन है वो लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब है। ओके, अब मेडिटेरियन फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो ये जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है वो मेडिटेरियन सी के आसपास पाए जाते हैं। तो इसको मैं मैप से आप लोग को दिखा देता हूँ, मेडिटेरियन सी का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे ये स्थित है। तो ये जो आप लोग पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, ओके, यही पार्ट जो आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका जो ये सी है, ये एरियाज़ है, यहाँ पे आप लोग शायद देख सकते हैं, ये जो एरियाज़ है इसी को मेडिटेरियन सी बोलते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है इसके आसपास इसको मेडिटेरियन फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं अब हम लोग के टेक्स्ट पर। ओके, तो इसके जो कॉमन एरियाज़ हो जाते हैं जहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया,
साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब कॉमन जगह है जो कि आप लोग वहाँ पे देखे होंगे। यूरोप, एशिया सबका पार्ट वहाँ पे आके मिल रहा था। ओके, तो आप लोग ने वहाँ से समझ लिया होगा कहाँ कहाँ पे वो लोग पाए जाते होंगे। तो ये जो पेड़ है यहाँ पे क्या होता है, जो समर होता है वो तो ड्राई होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो विंटर सीजन में होता है, और मॉडरेट रेनफॉल होता है यहाँ पे भी, और विंटर सीजन में होता है, समर सीजन में नहीं होता है। और इसके आगे देखते हैं। तो जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि उनका जो पत्ता होता है वो वाइडली स्कैटर्ड होता है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला, ये वाइडली स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि यहाँ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, उसके साथ साथ स्पाइनी होते हैं, यानी कि जो कांटेदार वाले पत्ते होते हैं उस टाइप के होते हैं। वैक्सी होते हैं, यानी कि जो कैंडल आप लोगों ने देखा होगा मूव, उस टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं। उसके साथ साथ लेदर टेक्सचर्ड होता है, यानी कि जो उनका टेक्सचर होता है वो लेदरी टाइप का होता है। ओके, इनका जो रूट्स होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा होता है, और इनका जो बार्क होता है, बार्क यानी कि सबसे आउटर कवर होता है पेड़ का, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और इन सब ऊपर के जो मैंने फीचर्स बताया, इन सब फीचर्स के वजह से ये लोग मॉइस्चर को कंज़र्व कर पाते हैं, किसमें, ड्राई सीज़न में भी मॉइस्चर को ये लोग कंज़र्व कर पाते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के वो कौन कौन से हैं। कॉर्क है, ऑलिव है, साइट्रस फ्रूट है। साइट्रस फ्रूट यानी जिसमें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, आंवला। ओके, और यहाँ का जो पॉपुलेशन होता है एनिमल्स का वो मेडिटेरियन, एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलर एनिमल्स स्पेसाई फाउंड इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर मेडिटेरियन मॉन्क सील, बारबरी मैकेक्यू, ग्रीक टर्टल, इवेरियन आइलिंग्स। तो यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ के जो मोस्ट कॉमन जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेडिटेरियन मॉन्क सील, बारबरी मैकेक्यू, और यहाँ पे जो डिफरेंट एनिमल्स का दिया हुआ है नेम, ये लोग यहाँ पे पाए जाते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट में। अब देखते हैं आगे का हम लोग का टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो ये हम लोग का थर्ड पॉइंट है और सबसे लास्ट है। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से भी जाना जाता है। इस फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि इनका जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है, जो इन पेड़ों का शेप होता है वो कॉनिकल होता है देखने में। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, और साथ साथ हाई माउंटेनियस एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि यूरोप का जो हाई माउंटेनियस एरियाज़ हो गया, एशिया का, नॉर्थ कनाडा एंड यूएसए का। तो जो इंडिया है, इंडिया में जो ये लोग पेड़ होते हैं इस टाइप के, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं। साउदर्न पार्ट हिमालय का जो है उसमें पाए जाते हैं, और इसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका तीसरा नाम हो गया। ये जो फॉरेस्ट रीजन होता है यहाँ पे कैसा होता है, कोल्डर रीजन होता है वर्ल्ड का जो कोल्डर रीजन होता है, इसी में ये लोग पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पे स्नोफॉल होता है, रेनफॉल नहीं होता है, स्नोफॉल होता है। ओके, आगे देखते हैं। सो द मोस्ट कॉमन ट्रीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप। सो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कॉनिकल होते हैं, ओके, और इसके साथ साथ टॉल होते हैं, ठीक है। इनका जो शेप होता है, शेप आप लोग को मैंने पहले ही बताया, जो शेप होता है इसके वजह से ये लोग का जो स्नो होता है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉनिकल शेप है यहाँ पे ऐसे, इसके वजह से जो स्नो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है, और जो स्नो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ओके, नीचे की तरफ गिर जाता है सारा का सारा स्नो, ठीक है। अब आगे टेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ का जो पेड़ होते हैं उनका जो लीव्स होता है वो नीडल शेप में होता है, ओके। और नीडल शेप में होने की वजह से क्या होता है, ये लोग अपना लीव्स शेड नहीं करते हैं कभी भी, और यहाँ के जो लीव्स होते हैं इनकी वजह से इनको एवरग्रीन रहने में मदद मिलती है। जो कि नीडल शेप होता है इन सब पेड़ों के, तो उसकी वजह से ये लोग हमेशा एवरग्रीन दिखाई देते हैं। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, पाइन, फर,
स्प्रस, केदार, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इन सब जो पेड़ है इन सब का कमर्शियली इम्पोर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका यूज़ बहुत कुछ बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पल्प, प्लाईवुड और जो क्रिकेट बैट होता है वो भी इन्हीं सब के पेड़ों से बनाया जाता है, जो आप लोगों ने सुना ही होगा नाम। ठीक है, इन सब माउंटेनियस एरियाज़ के जो पेड़ है एक उससे ही बनाया जाता है, तो इनका जो कमर्शियली इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एनिमल्स की बात किया जाए तो एनिमल्स यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिल जाते हैं, जैसे कि कश्मीर स्टैग हो गया, उसके साथ साथ स्पॉटेड डियर हो गया, तिबेतियन एंटेलोप, स्नो लेपर्ड, टाइगर, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल का मतलब ये नहीं कि वो सोने का होता है, ऐसा मत समझिएगा, गूगल करके आप लोग उसका इमेज देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट को। सो जो फॉरेस्ट होता है उसका बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले जो फॉरेस्ट होता है वो ब्रीदिंग लंग्स होता है, किसका, किसी भी सिविलाइजेशन का ब्रीदिंग लंग्स होता है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसके, सर्वाइवल के लिए, हम लोग के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पर। तो यहाँ पे ब्रीदिंग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं हम लोग ह्यूमंस के लिए और साथ साथ एनिमल्स के लिए, और इसके साथ साथ ये घर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेफ कंडीशन तो ये लोग प्रोवाइड कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके, लेकिन जो हैबिटेट है ये लोग हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। ओके, वाइल्ड एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ बहुत सारे जो इंसान होते हैं, पीपल होते हैं, वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए इस पे डिपेंडेंट होते हैं। सो ये लोग जो पेड़ होते हैं वो अर्थ को कूल रखने में मदद करते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में मदद करते हैं। सो ये जो पेड़ होते हैं तो ये लोग एक और काम करते हैं, जो कि है रेनफॉल करना, किसी भी एरिया पर रेनफॉल में मदद करता है। जो रूट्स होता है वो बांध के रखता है किसको, सॉइल को बांध के रखता है, सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखता है। उसके साथ साथ आगे देखते हैं, ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसको भी बनाए रखता है, ग्राउंड वाटर को इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, और फ्लड से बचाता है। अब देखते हैं आगे डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटना ही डेफोरेस्टेशन होता है, जो कि ह्यूमन बींग अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने जो भी काम होता है उसके लिए करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हैबिटेट का लॉस होता है, किसके, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट का लॉस होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है, उसके साथ साथ सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत सारे मेजर्स को लेना पड़ता है, प्रोटेक्शन के लिए इसको बहुत सारा मेजर्स लेना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को बहुत सारा मेजर्स लेना पड़ता है इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनमें से कुछ मेजर्स है जो कि हम लोग को भी अडॉप्ट करना चाहिए। पहला है कि एफोरेस्टेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, और डेफोरेस्टेशन को हटा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, यानी कि हर एक व्यक्ति एक पौधे को, एक पेड़ को लगाएगा। उसके बाद है इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूज़ ऑफ सस्टेन। ओके, तो हम लोग का जो यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट कोई भी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको इफ़िशियंटली करना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना किसी मतलब का यूज़ करते जाए। ओके, अब आगे देखते हैं, इसका हो गया। उसके बाद बहुत सारे लॉज और गाइडलाइंस बनाने चाहिए, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट के, या फिर बनाया गया है इन सब फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, और जो डेफोरेस्टेशन है उसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ जो फार्मर्स होते हैं उनको एग्रीकल्चर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डिस्करेज करना चाहिए। ओके, डिस्करेज करना चाहिए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉस होता है। ओके, अब हम लोग का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिक नहीं होते हैं,
डोमेस्टिक नहीं होते हैं। डोमेस्टिक नहीं होने का मतलब हुआ कि वो लोग हम लोग के साथ नहीं रहते, जैसे कि वो लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में अपना हैबिटेट बना के रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ बर्ड्स जो होती हैं, फिशेज होती है या फिर एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, फॉरेस्ट में रहते हैं और उन लोग का नेचुरल हैबिटेट भी फॉरेस्ट ही होता है। जो फॉरेस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ जो होता है वो इकोसिस्टम के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है वाइल्ड लाइफ। उसके साथ साथ फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। सो वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत सारे जगह पे वैरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे क्वांटिटी में वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। सो अब आगे देखते हैं कि जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के एनिमल्स और उसके साथ साथ बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक बक, पीकॉक, लायन, बंगाल टाइगर्स, जो कि इंडिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसके लिए फेमस है? कोला बियर के लिए, ईमू के लिए और कोकाबूरा के लिए। और उसके साथ साथ इसके बाद बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ इसेंशियल है इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है। कोकाबूरा जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, इसको लाफिंग जकास बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में। उसके बाद इसका जो वाइल्ड लाइफ का जो ब्यूटी होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाता है इस वजह से। एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है जो कि चेंज हो जाता है किसके साथ? जब भी कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है, डिज़ास्टर आने वाला होता है, जैसा कि सुनामी या अर्थक्वेक, तो उससे पहले ही एनिमल्स का जो व्यवहार होता है वो चेंज हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इस जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ काम करता है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का जो ये सुनामी है या अर्थक्वेक है या भी कोई डिज़ास्टर है वो आने वाला है। उसके बाद डेड एंड डिकेइंग प्लांट जो होते हैं वो लोग डिकम्पोज होके ह्यूमस बन जाते हैं, जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर जो इनलीगल है इसको हंट किया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए, जैसे कि इनके मीट के लिए हंट किया जाता है, स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए और भी बहुत कुछ के लिए इनको हंट किया जाता है। ओके, सो इसके वजह से क्या होता है, जो इन लोग का हैबिटेट नष्ट हो जाता है या फिर इन लोग को जो हंट कर दिया जाता है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस में डिस्टर्बेंस आता है। ओके, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और आगे भी अभी भी कंटिन्यूअस हो भी रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आगे है कि हम लोग का जो फॉरेस्ट है वो ट्रेजर है, यानी कि खजाना है किसका? बायोडाइवर्सिटीज़ का हम लोग का जो फॉरेस्ट है वो एक खजाना है। बहुत सारे मिलियन स्पेसीज़ के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं हम लोग के फॉरेस्ट में। ओके, लेकिन क्या है, अब फॉरेस्ट के साथ क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को डेफोरेस्टेशन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में और साथ साथ अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि शहरीकरण किया जा रहा है। उसके लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है स्कूल्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉस। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये लोग का जो नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो जाता है तो ये लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और
बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइंस को बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को किया हुआ है किसके लिए, इन वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहला जो है वो है कि जो हंटिंग है और पोचिंग है इसका, वाइल्ड एनिमल्स का, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वाइल्ड एनिमल्स के साथ बर्ड्स का भी, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स का जो हंटिंग है, हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, ओके, और उनका जो बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, वो सब उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जो किलिंग है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ को मारा जाता है, वो एक पनिशेबल काम बन गया है, यानी कि उसको जेल हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। उसके साथ साथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया बहुत सारे जगहों पर वर्ल्ड के, और प्रेजेंट में यहाँ पे बताया गया है कि 103 नेशनल पार्क्स है और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम लोग का जो नेशनल पार्क है उसको। सो नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और साथ साथ इसमें वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका भी प्रोटेक्शन होता है। ये जो पार्क है वहाँ पे विजिटर्स जो लोग आते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते। इनके पास कोई राइट्स नहीं होता है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करने का, ठीक है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वुड, टिम्बर्स, ये सब वो लोग कहीं से भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण से इकट्ठा नहीं कर सकते, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है नेशनल पार्क में। जैसे कि यहाँ पे आगे दिया हुआ है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है यूनेस्को की ओर से। तो यहाँ पे इसका जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बहुत कम ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट करती है, और ये भी किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, बहुत ही कम ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट किया जाता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे कटिंग होता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट को यहाँ पे काटा नहीं जा सकता। ओके, और जो एनिमल्स है उनको हंट नहीं किया जा सकता। पीपल जो है वो फायरवुड, टिम्बर और जो मेडिसिनल हर्ब्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसके लिए हो, रिसर्च पर्पस के लिए हो या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए हो। यूनेस्को जो है यहाँ पे, जैसा कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिखाया था, यूनेस्को जो है उसने हम लोग के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, जो कि है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं ये डू यू नो है हम लोग का लास्ट। सो इंडिया जो है उसमें एक एक्ट पास हुआ था इंडिया में 1972 में, जो कि था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होता था, इसमें ये बताया गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका जो बेच खरीदी है या फिर जो हंट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया कि ऐसा अब नहीं किया जा सकता। 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया पूरे इंडिया में, जो कि किसके लिए था, टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए था, कंजर्वेशन के लिए था, क्योंकि उनकी जो संख्या था वो बहुत जल्दी कम होते जा रहा था। तो यहाँ पे आगे बताया गया है इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स वर सेटअप। जो 9 टाइगर रिजर्व है उनको बहुत ही जल्दी स्टेबलाइज किया गया, और बहुत ही जल्दी ऐसे ही एक्सपेंड करते करते अभी 2010 तक का यहाँ पे सर्वे दिया हुआ है। 2010 तक हम लोग के इंडिया में 39 टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट थे, अब शायद बढ़ भी गए होंगे, पता नहीं। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, किसके प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, और अभी भी टाइगर का ही प्रोटेक्शन के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का किया जाता है यूज, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा हुआ है, बस इतना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मेरे
मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।